गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बजटरी कंट्रोल, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है? स्प्रेडशीट, लंबे चौड़े चार्ट्स और शायद थोड़े बोरिंग अकाउंटेंट्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका असली मतलब है भविष्य देखने की कोशिश करना। सोचिए, हम सब अपने घर का एक छोटा मोटा बजट तो बनाते ही हैं। तनख्वाह आएगी, इतना किराया, इतना बिल, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद कुछ बचा भी लेंगे। हाँ। कंपनियां भी मतलब बेसिकली यही करती हैं, बस उनका पैमाना बहुत बहुत बड़ा होता है। तो आज हम इसी दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं और हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बजटरी कंट्रोल से निकाले गए कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल क्यों नहीं है, ये असल में है क्या, कंपनियां इस पर इतना वक्त क्यों लगाती हैं, और क्या ये वाकई उतना कारगर है जितना इसे बताया जाता है। और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये एक तरह से किसी भी संगठन का खुद से किया गया एक वादा है, एक नक्शा है जो बताता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब है कि आप पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर आप उस प्लान पर चलते हैं, और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, आप मुड़कर देखते हैं कि आप अपनी योजना पर कितना टिक पाए, कहाँ रास्ते से भटके और कहाँ उम्मीद से बेहतर काम किया। बिल्कुल, ये जो कंट्रोल शब्द है ना, यहाँ बहुत मायने रखता है। योजना बनाना तो कह सकते हैं आधा काम है। असली जादू उस योजना की हकीकत से तुलना करने में है। स्रोत में जे बैटी की एक परिभाषा है जो कहती है कि बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो बजट का इस्तेमाल करता है ताकि आप प्रोडक्शन और बिक्री के हर पहलू को प्लान और कंट्रोल कर सकें। हर पहलू को प्लान और कंट्रोल करना, ये सुनने में तो बहुत बड़ा काम लगता है। तो इस प्रक्रिया के मुख्य हिस्से क्या हैं? मतलब ये काम कैसे करता है? इसे एक साइकिल की तरह समझिए। पहला कदम, एक तय समय के लिए बजट बनाना, 1 महीना, 3 महीने या 1 साल। इसमें आप हर चीज का अनुमान लगाते हैं, कितनी बिक्री होगी, उसे बनाने में कितना खर्चा आएगा, वगैरह वगैरह। दूसरा कदम, असल में काम करना और जो भी नतीजे आ रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करते जाना। और तीसरा और सबसे दिलचस्प कदम, अपने बनाए बजट की तुलना असल नतीजों से करना। अच्छा, यहीं पर वो सच्चाई का सामना होता है, जब कागज पर लिखी योजना असल दुनिया के नतीजों से टकराती है। हाँ, और इसी तुलना से जो अंतर निकलता है उसे वेरिएंस कहते हैं। ये अंतर अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी। और आखिरी कदम है इन अंतरों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करना। अगर खर्च ज्यादा हुआ तो पता लगाना कि क्यों हुआ, बिक्री कम हुई तो उसकी वजह ढूंढना, और फिर इस सीख के साथ अगला बजट बनाना। ये चक्र ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, ये प्रक्रिया तो समझ में आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कोई भी कंपनी इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करे? ये सब करने में तो बहुत समय और ऊर्जा लगती होगी। आखिर इससे मिलता क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा वो है जो सतह पर दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक संगठन को एक साथ सोचने पर मजबूर करता है।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर विभाग को एक ही टेबल पर लाती है। दिलचस्प है। मतलब ये एक तरह से बातचीत शुरू करने का एक जरिया है। बिल्कुल। और यहीं से इसका पहला फायदा निकलता है, बेहतर योजना। देखिए, बजट हर मैनेजर को पूरे संगठन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उदाहरण है। मान लीजिए सेल्स टीम कहती है कि हम अगले महीने 10,000 यूनिट बेचेंगे, जो कि सेल्स टीम हमेशा करती है, बड़े बड़े लक्ष्य रखना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब बजट की वजह से ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं रह जाती। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुरंत कहेगा, ठीक है, 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमें इतना कच्चा माल चाहिए, इतनी मशीनें चलानी होंगी। फिर खरीद विभाग कहेगा, इतना माल खरीदने के लिए इतने पैसे लगेंगे। और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि हमारे पास उतने पैसे हैं या नहीं। तो अचानक सेल्स का एक लक्ष्य पूरे संगठन के लिए एक ठोस योजना बन जाता है। अच्छा, तो ये सपनों को हकीकत से जोड़ने वाला एक पुल है। और मुझे लगता है कि यहीं से वो लागत पर नियंत्रण वाली बात भी आती होगी। सीधे तौर पर ये इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। जब आपके पास हर चीज के लिए एक बजट होता है तो आप हर खर्च पर नजर रख सकते हैं। स्रोत में बिजली के बिल का एक बड़ा सटीक उदाहरण है। मान लीजिए किसी विभाग का बिजली का बजट है 50,000 रुपए, महीना खत्म होने पर बिल आता है 70,000 का। तो अब सवाल पूछे जाएंगे, ये 20,000 ज्यादा कहाँ से आए? क्या मशीनें फालतू में चलती रहीं या एसी बंद नहीं किए गए? ये तो ऐसा है जैसे हम अपने फोन में देखें कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा डेटा खा रहा है। बिना उस जानकारी के हम बस बिल भरते रहेंगे। एकदम सही कहा। बजट आपको बताता है कि आपका डेटा कहाँ लीक हो रहा है। ये बर्बादी को रोकता है। आपने विभागों के बीच बातचीत की बात की थी, ये समन्वय वाली बात थोड़ी और समझाइए। ये शायद बजट का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है। सच बताऊं तो विभागों के बीच समन्वय ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा बहस होती है। सेल्स टीम हमेशा आसमान छूने वाले टारगेट चाहती है और प्रोडक्शन टीम हमेशा कहती है कि ये मुमकिन नहीं है। तो बजट एक तरह से रेफरी का काम करता है। एक तरह से, हाँ। ये उन दोनों को एक ही भाषा में बात करने पर मजबूर करता है, आंकड़ों की भाषा में। जैसा हमने पहले कहा, बिक्री बजट से उत्पादन बजट बनता है, उत्पादन बजट से खरीद बजट, और इन सबसे मिलकर बनता है कैश बजट। ये एक चेन रिएक्शन है। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट जाएगी। और जब सब कुछ इस तरह जुड़ा होता है तो जिम्मेदारी तय करना भी आसान हो जाता होगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं था। यही इसका चौथा फायदा है। सेल्स मैनेजर अपनी बिक्री के आंकड़ों के लिए जिम्मेदार है, प्रोडक्शन मैनेजर अपनी लागत को बजट में रखने के लिए। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। तो ये हर विभाग के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। इससे प्रदर्शन का मूल्यांकन भी होता होगा। हाँ, और ये एक निष्पक्ष रिपोर्ट कार्ड होता है। साल के अंत में प्रबंधन सिर्फ इस आधार पर फैसले नहीं लेता कि कौन सा मैनेजर ज्यादा बातें करता है। वो सीधे आंकड़ों को देख सकते हैं, किसने अपने लक्ष्य पूरे किए, किसने कम खर्च में ज्यादा काम किया। ये मूल्यांकन को ऑब्जेक्टिव बनाता है। और ये सारी जानकारी, ये योजना, लागत पर नियंत्रण, ये सब मिलकर प्रबंधन को बेहतर फैसले लेने में भी तो मदद करते होंगे। निश्चित रूप से। ये इसका छठा फायदा है। बजट रिपोर्ट सिर्फ पिछली गलतियां नहीं बताती, वो भविष्य का रास्ता भी दिखाती हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की लागत लगातार बढ़ रही है तो शायद उसे बंद करने का समय आ गया है। बजट एक गाइड की तरह काम करता है। और जब ये सब कुछ सही से होता है तो इसका सीधा नतीजा तो कंपनी के मुनाफे पर पड़ता होगा। अंत में बात वहीं आती है। जब बर्बादी कम होती है, दक्षता बढ़ती है तो मुनाफा बढ़ता है, और साथ ही कैश बजट ये पक्का करता है कि कंपनी के पास अपने बिल चुकाने के लिए हमेशा पैसा हो। कई अच्छी कंपनियां सिर्फ इसलिए डूब जाती हैं क्योंकि उनका कैश मैनेजमेंट खराब होता है। ठीक है, ये बातें तो बहुत मजबूत लग रही हैं। चलिए अब इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं, जैसा स्रोत में दिया गया है, ताकि ये और साफ हो जाए। मान लीजिए कंपनी है जो महीने की शुरुआत में अपना बजट बनाती है। उनका अनुमान है कि इस महीने उनकी बिक्री होगी 10 लाख रुपए की। हाँ। इस बिक्री को हासिल करने के लिए उनका अनुमानित खर्च है 7 लाख रुपए। तो कागज पर उनका अपेक्षित मुनाफा हुआ 3 लाख। ये उनकी योजना है। अब महीना खत्म होता है और हकीकत के आंकड़े सामने आते हैं। असल में बिक्री हुई 9.5 लाख रुपए और असल खर्च हुए 7.5 लाख। तो बिक्री 50,000 कम हुई और खर्चे 50,000 ज्यादा हो गए। मतलब जो मुनाफा 3 लाख का होना चाहिए था वो असल में सिर्फ 2 लाख का हुआ। ये तो 1 लाख का सीधा झटका है। तो अब क्या होगा? अच्छे सिस्टम में ये सजा देने का नहीं बल्कि सीखने का मौका है। अब प्रबंधन इन दोनों आंकड़ों को साथ रखेगा।
पहला सवाल, बिक्री 50,000 कम क्यों हुई? क्या हमारी मार्केटिंग ने ठीक से काम नहीं किया, या बाजार में हमारे प्रतियोगी ने दाम घटा दिए? वजह कुछ भी हो सकती है। मतलब सिर्फ सेल्स टीम पर उंगली उठाने के बजाय वजह की तह तक जाना। बिल्कुल। और खर्चों के लिए भी यही होगा। ये अतिरिक्त 50,000 कहाँ गए? क्या कच्चे माल की कीमत बढ़ गई? अगर हाँ, तो क्या हम किसी और सप्लायर से बात कर सकते हैं, या हमारी किसी मशीन में खराबी आ गई थी? इन सवालों के जवाब ही अगली बार के लिए बेहतर बजट बनाने में मदद करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया, यही बजटरी कंट्रोल का सार है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत तार्किक और एक आदर्श व्यवस्था जैसा लगता है, पर असल दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। मुझे यकीन है कि इस सिस्टम को लागू करने में कई मुश्किलें भी आती होंगी। ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है। इसकी अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहली और बड़ी सीमा यह है कि बजट सिर्फ अनुमानों पर आधारित होते हैं, और भविष्य का अनुमान लगाना मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा है। आप कितना भी अच्छा शोध कर लें, अचानक कोई आर्थिक मंदी, कोई नई तकनीक या कोई महामारी आपके सारे अनुमानों को गलत साबित कर सकती है। यानी आप एक ऐसे नक्शे पर चल रहे हैं जो हर कुछ महीनों में बदल सकता है। और दूसरी बात, ये पूरी प्रक्रिया, इसमें तो बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा। ये इसकी दूसरी बड़ी चुनौती है। एक बड़ी कंपनी के लिए एक विस्तृत बजट बनाने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। हर विभाग से जानकारी इकट्ठा करना, उन पर घंटों चर्चा करना। कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक बजट पास होता है, तब तक बाजार के हालात ही बदल चुके होते हैं। और हमने जो विभागों के बीच समन्वय की बात की थी, क्या वो कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बन जाता? अगर विभागों में ही आपस में ही नहीं बनती तो? ये इसकी तीसरी बड़ी चुनौती है। अगर विभागों के बीच में आंतरिक राजनीति है, तो पूरी बजट प्रक्रिया ही ढह जाती है। सेल्स टीम जानबूझकर आसान लक्ष्य रखेगी, प्रोडक्शन टीम अपनी लागत को बढ़ा चढ़ाकर बताएगी। अगर विश्वास और सहयोग की कमी हो, तो बजट आंकड़ों का एक झूठा खेल बनकर रह जाता है। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, अगर लक्ष्य इतने सख्त हों, तो क्या ये कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता? मतलब सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए शायद सेल्स वाले ग्राहकों को ऐसे सौदे बेचते हैं जो कंपनी के लिए लंबे समय में फायदेमंद ना हो। ये एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक समस्या है। अगर बजट के लक्ष्यों को बहुत सख्ती से लागू किया जाए, तो ये कर्मचारियों में तनाव और हताशा पैदा कर सकता है। लोग सिर्फ आंकड़े पूरे करने पर ध्यान देने लगते हैं, भले ही उसके लिए गुणवत्ता से समझौता करना पड़े। वो बड़ा लक्ष्य भूल जाते हैं और बस अपनी स्प्रेडशीट के नंबरों को ठीक रखने में लग जाते हैं। और आखिर में वो बाहरी कारक हैं जिन पर किसी कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता। सरकार ने अचानक टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गई। ये वो तूफान है जो आपकी सबसे अच्छी बनाई नाव को भी डुबो सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए, तो हमने देखा कि बजटरी कंट्रोल एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ये एक रोड मैप की तरह है जो योजना बनाने, खर्चों को काबू में रखने में मदद करता है। लेकिन साथ ही ये अनुमानों पर आधारित है, इसमें समय लगता है, और अगर इसे ठीक से लागू न किया जाए तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हम इसे किस तरह देखें? इसका मतलब यह है कि बजटरी कंट्रोल सिर्फ एक अकाउंटिंग टूल नहीं है, ये एक प्रबंधन दर्शन है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जाए, लोगों को डराने के लिए, तो ये संस्कृति को बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर इसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल किया जाए, जो सबको सही दिशा दिखाए, तो ये संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसकी सफलता इस बात में नहीं है कि स्प्रेडशीट कितनी अच्छी बनी है, बल्कि इस बात में है कि उसे चलाने वाले लोग कितने बुद्धिमान और लचीले हैं। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। स्रोत में यह साफ बताया गया है कि बजटरी कंट्रोल कर्मचारियों पर दबाव बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि दक्षता और नियंत्रण के लिए बनाया गया कोई उपकरण कब नवाचार, रचनात्मकता और कर्मचारियों के मनोबल को दबाने लगता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी संगठन सख्त बजट लक्ष्यों और जरूरी लचीलेपन के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? क्या ज्यादा नियंत्रण हमेशा बेहतर होता है, या कभी-कभी थोड़ी अव्यवस्था ही नए विचारों को जन्म देती है?